माई तो क्या हाल है दल्लो के। A max level hero has returned it पार्ट 2। वैसे तो इस मानवा को काफी लोगों ने एक्सप्लेन करा है, पर वही यार, आत्मा ही मार दी तो खोखले फोकट शब्दों का क्या अचार डालोगे। ऐसे तो सरफेस लेवल की कहानी अपना मोटा एआई भी सुना देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेजेंडरी हीरो, दूसरे शब्दों में बोले तो एक एब्सोल्यूट रूलर। कहा जाता है कि उसने एक पूरे एरा पे राज किया था। ऐसे भी लोग थे जिनका नाम सुनकर लोगों की फट जाती थी। एक ऐसा राजा जिसने एक पूरे एम्पायर को बनाया और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना। महाभारत के टाइम से पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने डीमन किंग को हराया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को हील किया और लाखों लोगों की जान बचाई, और कुछ ऐसे भी थे जो इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठते। वो बस एक ही चीज चाहते हैं, वो है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। अब हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है टिंकू जिया। बकवास, ये साले 10 साल के बच्चे को जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि अधिपुरुष ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ रखा है और बोलता है, चल छोटे चूहे, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए। छोड़ो मुझे। ये साले ट्रेनिंग के नाम पे मुझे मारते रहते हैं बस, और अगर मैं जैसे तैसे ट्रेनिंग से जिंदा बच जाता हूँ तो हे, तुम क्या कर रहे हो? अरे मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं। ये लोग मुझे लावा में लटका देते हैं। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इतना सब करने के बाद ये बोलते हैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अरे मम्मी पापा आप, जोक्स अपार्ट, इन सालों ने मुझे इतना मेंटल स्कार दिया है कि थेरेपी भी कम पड़ जाएगी। इस जगह का नाम है दल्ला दरबार। साला नाम में ही दल्ला है, क्या ही उम्मीद करूं अब इससे। और वैसे भी मैं इस जगह को जल्द ही गुड बाय बोलने वाला हूँ। हम, ये अभी कितना कमजोर है। मुझे शायद इसे और लावा में रखना चाहिए था। वैसे तुम कब तक हमें दीदी बुलाने वाले हो? दादी माँ, जो कि 1000 साल से जिंदा हैं। क्या बोला तूने? तू मरना चाहता है क्या छोटे चूहे? मेरा हाथ छोड़ो। अब देख तू। सीरियसली डॉल्फिन, अपनी बकवास बंद करो तुम सब। क्या सब शांत हो गए? जो भी है, गुड बाय। हम सभी को मत भूलियो जब तक तू जिंदा है। गाइस, अपना ध्यान रखिए छोटे चूहे। बाय बाय, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। टिंकू जिया की सोल उसकी ओरिजिनल बॉडी में आ गई होती है, जहां उसके ग्लूकोज चढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो काफी सालों से कोमा में है। डैम इट, मेरी बॉडी कितनी कमजोर है। मैं अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा हूँ। छोड़ो यार, मैं सो ही जाता हूँ। तो मैं वापस आ गया आखिरकार। 56 टिकड़ी किंगडम, जो कि लोकेटेड है टॉनी कॉन्टिनेंट पर, एक निकम्मे और बेकार राजा का बड़ा बेटा जो कि एक मामूली से देश का राजकुमार है, इस बॉडी में वापस आकर काफी खुशी हुई। मैं एक राजकुमार हूँ। हाँ, माना कि मैं पूरी तरह बेड रेस्ट पर हूँ, लेकिन ये जिंदगी मेरी उस दल्ला दरबार वाली जिंदगी से तो काफी बढ़िया है। अब मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। तभी वो सामने देखता है जहां दीवार पर कोई पेंटिंग नहीं होती और उसका पूरा सेल्फ खाली होता है। ठीक है, मैं अपनी लग्जरी वाली बात को वापस लेता हूँ। मैं पहले इतना बड़ा गधा क्यों था? मुझे लगता था कि मेरी खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी, और क्योंकि मैं एक शांतिपूर्वक दुनिया में जी रहा था, इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक राजकुमार होने के नाते मैं किस सिचुएशन में हूँ। हमारे दुश्मनों ने मेरी मदर को पॉइजन दे दिया था, जिसके कारण वो नहीं रही, और दुश्मनों का अगला निशाना मैं था। मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अगर तुम कमजोर रहे तो तुम्हें अपना ही परिवार ठुकरा देगा। मेरे दुश्मन ने मुझे तीर से गोली मार दी और फिर मैं कोमा में चला गया। खैर, बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरे को सबसे पहले अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। टट्टी थोड़ी कर रहा हूं मैं।
तुम सब बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम सबका सामना अपनी इस बॉडी के साथ करूंगा जिसको दल्ला दरबार के दल्लों ने ट्रेन करा है। तो तुम यहाँ हो नए लड़के, इतना सीरियस क्यों हो? मैंने सुना तेरी सिचुएशन के बारे में, इस बार तुम्हारी जबरदस्त धुलाई हुई है। क्या ही जबरदस्त तमाशा था। अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो तो उड़ा लो, पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला। वही थे जिन्होंने मेरा उस तरह स्वागत किया था, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मैं एक वर्थलेस ब्रैट हूँ तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। वो लोग मुझे किसी कीड़े मकोड़े की तरह देखने लगे। मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन डर के मारे मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। तुम्हें क्या पता कि मुझे कैसा फील होता है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, आखिर मैं क्या करूँ? शायद सच सुनकर उन्हें बुरा लगा कि मैं एक वर्थलेस ब्रैट हूँ। आखिर हीरो होने का मतलब होता ही क्या है? क्या ये वही सवाल नहीं है जिसका जवाब हम हमेशा से ढूंढते आ रहे हैं? हिम्मत रख लड़के। क्या? मैंने डिसाइड करा है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, और वैसे भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है तेरे ऊपर हंसने का, क्योंकि इसमें तेरी कोई गलती है ही नहीं। अब सब मैं देख लूंगा, तू टेंशन ना ले। आखिरकार हम एक फैमिली जो है, जिसपे टिंकू जिया बोलता है, व्हाट डू यू मीन फैमिली? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। हु आर यू? मेरा नाम है अधि पुरुष, दूसरे शब्दों में बोले तो द सर्वाइवल एक्सपर्ट। सर्वाइवल एक्सपर्ट? क्या? मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। आज से तेरी बॉडी को मैं ट्रेन करूंगा। है क्या? तो चल फिर मिलजुल कर रहते हैं। व्हाट अबाउट माई ओपिनियन? भाई हेलो हे। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। अभी तक जो हमने देखा वो पास्ट का था। हमें दिखाया जाता है कि टिंकू जिया की हालत अभी भी खराब है। वो बोलता है तो ये सच है कि मैं वापस आ गया। अब हमें हवा चली महल दिखाया जाता है, जिसके अंदर टिंकू जिया है। तभी टिंकू जिया के रूम का गेट खुलता है और एक पर्सन अंदर आता है। टिंकू जिया सोच रहा होता है, आखिर कितना समय हो गया मुझे यहाँ उठे हुए, और जो पर्सन मेरा ध्यान रख रहा है वो एक लौता पर्सन है जो मेरे रूम में आया है इस पूरे टाइम, जो कि है ये मेड। हमें दिखाया जाता है कि वो मेड ग्लूकोज की बोतल को चेंज कर रही होती है। टिंकू जिया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ ये तो होना ही था। आखिरकार मैं इतने टाइम से कोमा में जो था, लेकिन फिर भी सिर्फ एक मेड। हमें दिखाया जाता है कि वो मेड रूम से बाहर जाने लगती है। टिंकू जिया आगे बोलता है, कम से कम एक इंसान तो है जो मेरी देखभाल कर रहा है, मैं इसे ही अपनी खुशनसीबी समझ लेता हूँ। आगे वो अपनी एक आंख खोलता है और बोलता है, कहीं क्या? मैं अभी भी अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, बट एटलीस्ट मैं उठ तो पाया। फिलहाल के लिए इतना काफी है। इसके अलावा एक और चीज है जो मुझे चेक करनी है, वो है आज की तारीख 2035। तो मुझे गोली लगे हुए 6 साल बीत गए। मैं दोबारा पहले जैसा कमजोर और लाचार नहीं बन सकता, और ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे जल्दी से रिकवर करना होगा। क्या मैं स्टार्ट करूं? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, और बेबी डॉलम सोने दी। हैं? क्या इसने काम नहीं करा? अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारी पावर लेवल काफी कम है टिंकू जिया, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। तुम फिर भी बेस्ट बन सकते हो इन टर्म्स ऑफ विल्डिंग दैट पावर। जिसपे टिंकू जिया बोलता है, नो वे, मुझे पता है तुम झूठ बोलकर मुझसे ये मंदिर साफ करवाना चाहती हो। तू छोटे चूहे। टिंकू जिया बोलता है, होली पावर, द पावर ऑफ द गॉड, जो कि रूल करते हैं प्योरिटी एंड हेल्थ पर। जो लोग भगवान के फेवरेट होते हैं, सिर्फ उन्हें ही ये पावर मिलती है। डॉल्फिन वो थी जिसने मुझे ये सिखाया। लोग उसे भगवान की फॉलोअर भी बोलते हैं। उसे ग्रेट अमाउंट में होली पावर मिली थी, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करना और इस्तेमाल करना उसने खुद से सीखा था, और इन द एंड उसके 100 साल की कड़ी मेहनत के कारण ही मैं वो सेकंड पर्सन बना जिसके पास ये होली पावर है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टिंकू जिया बोलता है, स्टॉप बीइंग स्टबबॉर्न। असल में प्रॉब्लम ये है
कि ये बॉडी लास्ट 6 ईयर से काफी अकड़ गई है, जिसके कारण मूव करना भी मुश्किल पड़ रहा है। मुझे डर था कि इस बॉडी में वापस आने के बाद मैं अपने सालों के हासिल हुए एक्सपीरियंस को खो ना दूं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब मेरी सोल के साथ वापस आ गया है। लेकिन इस बॉडी को मूव करना अभी भी काफी मुश्किल है। प्लीज हिल जा, डोंट बी लेजी। लगता है मुझे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दोबारा यूज करने में थोड़ा वक्त लगे। प्लीज हिल जा। ये दुनिया यहाँ तक कि सबसे बेसिक एबिलिटी भी काम नहीं कर रही है। हिल जा, पित्तल दी। ये दुनिया पित्तल दी, प्लीज। और बेबी डॉलम सोने दी। अब वो थक जाता है और बोलता है, नॉर्मली मैं यहाँ पर हार मान जाता, लेकिन हे प्लीज हिल जा, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं। तभी उसके हाथ पर एंजल विंग्स अपीयर होते हैं और उसकी पावर काम करने लग जाती है। वो बोलता है, ये काम कर रही है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दुनिया पित्तल दी। ये दुनिया पित्तल दी। और बेबी डॉलम सोने दी। इसके बाद उसकी बॉडी हील हो जाती है। वो अपने बेड से उठता है और उठते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैंने कर दिखाया। और इसी के साथ मैंने होली पावर को एक्वायर कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि वो विंडो की तरफ जा रहा होता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, बाकी सारी स्किल्स मैं फुल्ली रिकवर होने के बाद दोबारा हासिल कर लूंगा। तभी विंडो के पर्दे उड़ते हैं और उसके फेस पर सनलाइट पड़ती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। हमें आसमान में सन दिखाया जाता है। टिंकू जिया बोलता है, काफी टाइम हो गया सूरज को देखे हुए। तभी उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाता है और सूर्य नमस्कार करता है। वो खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक प्लेट टूटने की आवाज आती है, जिसको सुनकर टिंकू जिया की खुशी गायब हो जाती है। मेड बोलती है, प्रिंस आप कैसे हो? और भाई ये सुनकर टिंकू जिया घुटनों पर आ जाता है। वो अंदर ही अंदर रोने लगता है और बोलता है, प्लीज मुझे कोमा में वापस डाल दो योर हाइनेस। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर टिंकू जिया की बॉडी का चेकअप कर रहा होता है और बोलता है, यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज है, तुम्हारी बॉडी सरप्राइजिंगली सही हो गई। जिस पर टिंकू जिया स्माइल करता है और डॉक्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो मैंने नोटिस नहीं करी हो? टिंकू जिया बोलता है, नहीं सिर्फ थकान है। डॉक्टर, आई सी। टिंकू जिया बोलता है, अगर यहाँ पर पुराना वाला मैं होता तो कभी इतना रूडली नहीं बात करता। मुझे ये पसंद नहीं, बट मैं अपनी करंट पोजीशन को समझता हूँ। टिंकू जिया कटगना, मैं एक कटगना हूँ, एक बेकार किंगडम के रॉयल फैमिली का प्रिंस, एज वेल एज बेटा हूँ लीना आतिशबाजी का और करंट फर्स्ट प्रिंस ऑफ द नेशन। तभी हमें एक वुमेन की आवाज आती है, कितना जिद्दी है ये। टिंकू जिया उस वुमेन को देखता है और बोलता है, और ये फैंसी लुकिंग पर्सन ही वो पर्सन थी जिसने मेरी मदर को पॉइजन दिया ताकि वो उनकी जगह ले सके। करंट क्वीन लूनी वोडका, इवन उसके बच्चे भी यहाँ पर हैं। सेकंड प्रिंस हग्गू हकदिया और थर्ड प्रिंस बोबलू। हग्गू हकदिया ही वो पर्सन था जिसने मुझे गोली मारी थी तीर से। टिंकू जिया बोलता है, सही कहा, मुझे खुद भी यकीन नहीं है कि मेरी बॉडी इतनी मजबूत है। आगे लूनी वोडका बोलती है, राइट, क्या तुमने देखा था कि तुम्हें तीर से गोली किसने मारी थी? जिसपे टिंकू जिया बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो गोली किधर से आई थी, लेकिन अभी तक तो वो पकड़े जा चुके होंगे ना। आखिरकार उन्होंने एक प्रिंस को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्हें कौन सी पनिशमेंट दी जाए। जिसको सुनकर हग्गू हकदिया की फट जाती है और लूनी वोडका बोलती है, नहीं, बड़े दुख की बात है कि वो केस क्लोज्ड हो गया है। जिसपे टिंकू जिया क्वीन को घूरता है
तभी डॉक्टर बोलता है, यहाँ हम सबका काम खत्म हुआ। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने करा। अब जब भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। इलाज के लिए कुछ ही दिनों में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। थैंक यू। डॉक्टर बोलता है, अब मैं चलता हूँ। और वो मेट के साथ जाने लगता है और मेट से बोलता है, उसको ऐसा खाना देना जो उसके स्टमक के लिए अच्छा हो। मेड बोलती है, ओके। क्वीन बोलती है, ये अच्छा होता कि तुम उसी वक्त मर जाते। टिंकू जिया बोलता है, अरे अरे, तुम्हें बुरा लगा क्या कि मैं वापस जिंदा हो गया? जिसपे क्वीन मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। हग्गू हग्दिया बोलता है, किसने सोचा था कि खुद को राजकुमार बोलने वाला एक हमले के कारण कोमा में चला जाएगा। तुम्हारी वजह से इस किंगडम को शर्मिंदा होना पड़ा। चलो बुबलू चलते हैं। और टिंकू जिया सोच रहा होता है, क्या मैं किंगडम पर कलंक हूँ? अब मुझे हंसाओ मत। अब वो अपने हाथों को देखता है और बोलता है, मैं इस पूरे टाइम हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा था। ऐसा लगता है किसी ने ये नोटिस नहीं करा। इसका कारण हमारे पावर लेवल का डिफरेंस हो सकता है। लूनी वोडका वो सबसे बड़ी बेटी है वोडका किंगडम के राजा की। मैं पहले उसे और हग्गू को मारना चाहता था, पर अब उनसे मिलने के बाद मैन वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। शायद दल्ला दरबार में करी गई ट्रेनिंग के कारण मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया है, वरना इन सब को निपटाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे अपना रिवेंज तो लेना ही है। फिलहाल आराम करता हूँ जब तक पूरी तरह से हील ना हो जाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट मील क्या होगी। टिंकू जिया ने हेयर कट कर लिया होता है और वो अपने रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है, मेरी होली पावर्स को जागे हुए अब आधा महीना बीत चुका है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और बोलता है, ये काफी बोरिंग है। मैं लगातार अपनी होली पावर्स और माना के फ्लो को मेंटेन करने पर ध्यान दे रहा था ताकि मेरी बॉडी जल्दी से रिकवर हो सके। मैं सिर्फ होली मैजिक का यूज करके ही पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा। लेकिन नेक्रोमेंसर की रिसर्च की मदद से, जिसने ह्यूमन बॉडी को हद से ज्यादा गहराई तक समझा है, और कियानोना जो डिवाइन डॉक्टर हैं, उनसे सीखी हुई मेडिकल आर्ट की वजह से इतना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है, क्लीन। जिसके बाद वाटर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और उसे पूरी तरह क्लीन कर देता है। हम देखते हैं कि टिंकू जिया चमकने लगता है और बोलता है, मैजिक यूज करना कितना आसान है। तभी गेट के बाहर से आवाज आती है, योर हाइनेस, ये मैं हूँ, एमी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस मेट का नाम है एमी, जिसपे टिंकू जिया सोचता है वो आ गई। हम देखते हैं कि वो टिंकू जिया के लिए खाना लाई होती है, जिस खाने को देखकर टिंकू जिया का मुंह बन जाता है और वो सोचता है, मैं तो अपने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये लोग मुझे बुढ़े आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ। इसके बाद वो एमी से बोलता है, फिर से खिचड़ी। जिसपे एमी बोलती है, आई एम वेरी सॉरी। टिंकू बोलता है, खैर छोड़ो, और वो खाने लगता है। वो खाते खाते एमी से बोलता है, इतना काफी नहीं है, 5 सर्विंग और ले आओ। एमी बोलती है, 5 सर्विंग? इसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि टिंकू जिया ने पूरे खाने को सफा चट कर दिया होता है और बोलता है, सॉरी बट क्या तुम 10 और बना सकती हो? ये सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है। जिसपे एमी बोलती है, 10 क्या? और हेजिटेट कर रही होती है। जिसपे टिंकू जिया बोलता है, अरे तुम टेंशन ना लो, मैं सब खा जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि टिंकू जिया ने 10 प्लेट खिचड़ी खा ली होती है और बोलता है, ऐसा लगता है मेरा पेट फट जाएगा, बट बिकॉज ऑफ रीस्टोर मेरा डाइजेशन की स्पीड 3 गुना हो गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल मेरी बॉडी में वापस आ गई है। एंड ऑफ कोर्स हम देखते हैं उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वो बेड से उठता है और बोलता है, डैम इट, मुझे तुरंत बाथरूम जाना पड़ेगा अब, और मैं भाग कर भी नहीं जा सकता। आखिरकार एक पेशेंट जो हूँ, ये सब मेरे फास्ट डाइजेशन के कारण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि टिंकू जिया कुछ देख रहा होता है और बोलता है, वाओ, ये तो कुछ ऐसा है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये प्रॉब्लम पहले तो कभी नहीं आई।
एमी बोलती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। टिंकू बोलता है, मुझे पता नहीं था कि उन्हें फर्स्ट प्रिंस के ज्यादा खाने से दिक्कत होगी। वेल, प्रॉब्लम की जड़ तो साफ दिख रही है। आगे वो एमी से पूछता है, इस महल में आखिर कितनी मेड्स, अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स काम करती हैं? दैट्स क्या तुम ये कहना चाहती हो कि बस तुम ही हो? अरे यार, मैंने एक कभी ना माफ करने वाला क्राइम करा है। तो तुम ये कह रही हो कि इस पैलेस का सारा काम तुम अकेले करती हो? ये बताओ, हमें कितने पैसे अलॉट किए गए हैं? एमी कहती है, 6000 गोल्ड कॉइन्स पर ईयर। जिसको सुनकर टिंकू जिया सोचता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन्स ही हैं। आगे वो एमी से पूछता है, और इस महीने के फंड्स का क्या? चाहे ज्यादा ना हो, लेकिन इतने तो होंगे ही कि बजट बनाकर खाने की टेंशन ना लेनी पड़े। टिंकू जिया आगे सोचता है, वेल, ऑन पेपर के हिसाब से हमें 500 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए, बट एक्चुअली में तो हमें 100 गोल्ड कॉइन से भी कम मिलते हैं। आगे वो एमी से पूछता है, क्या हमारे फंड्स में हेरा फेरी हो रही है? जिसको सुनकर एमी हेजिटेट कर रही होती है। टिंकू पूछता है, व्हाट अबाउट योर सैलरी? एमी हेजिटेट कर रही होती है, जिस पर टिंकू जिया बोलता है, मुझे दोबारा ना पूछना पड़े, क्या तुम्हें ठीक से पे किया जा रहा है? वेल, जो अमाउंट मुझे मिलता है वो 1/3 अमाउंट होता है एक्चुअल अमाउंट का। जिसको सुनकर टिंकू जिया शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? और सोचने लगता है, ये कितनी काइंड और मासूम है। मेड्स जो होती हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं नोबल्स की। एमी जो है वो डॉटर है बैरन की। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मेड बनी थी, फिर भी इसने नीचे दर्जे के नौकरों का काम भी संभाला और साथ ही में पूरे महल की भी देखभाल की। लास्ट 6 ईयर से उसने ये सब अकेले ही करा, और ये सब उसने अपनी सैलरी से खर्चा करके किया। आगे टिंकू जिया एमी से बोलता है, जो तुम्हें नहीं मिला वो मेरी इनकम से ले लेना, हमें अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन प्रिंस, मैंने कहा था ना, मुझे एक ही बात को बार बार मत बुलवाओ। आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम ये कह रही हो कि कल के लिए हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है? दैट्स राइट प्रिंस, तुम मुझे उस नाम से बुलाना बंद कर सकती हो। बहुत फॉर्मल लगता है, आई फील ग्रेट, बट ये जानकर अच्छा लगता है कि यहाँ कम से कम एक इंसान तो है जो मेरी तरफ है। जिसको सुनकर एमी शर्माने लगती है। हम फाइनेंशियल ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पर टिंकू जिया एमी को लेकर आया होता है। सोचा भी नहीं था कि अपना हिसाब किताब देखने के लिए मुझे खुद आना पड़ेगा। मेरे पूर्वज शॉक हो जाएंगे। एमी भी हेजिटेट करते हुए बोलती है, योर हाइनेस, इतना सब होने के बाद भी मेरे फादर सामने नहीं आए। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मैं श्योर हूँ अगर क्वीन ने ये सुन लिया होता तो वो हंगामा कर देती। जिस पर एमी डरते हुए इधर उधर देखने लगती है। टिंकू जिया आगे कहता है, सॉरी एमी, मेरा कोई प्लान नहीं है इधर से वापस जाने का। अगर तुम यूं ही डिस्ट्रैक्ट होती रही तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। उस आदमी ने मेरी माँ को पॉइजन दिए जाने पर भी कुछ नहीं बोला था, और मैं वैसे भी उसे अपना बाप नहीं मानता। हम एमी को देखते हैं जो टिंकू जिया के साथ जाते हुए कहती है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, प्लीज मेरा ध्यान रखना। ओके। अब हम फाइनेंशियल ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं। हम मुंडू को देखते हैं जो प्रिंस से बोलता है, माफ कीजिएगा प्रिंस, लेकिन जो फंड्स पहले से ही अलॉट हो चुके हैं उन्हें इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। हम टिंकू जिया को देखते हैं जो मन में बोलता है, इसकी मूछें मेरी गांठ सुलगा रही हैं। आगे वो कहता है, तो ये है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। मुझे पहले से ही शक था, ये लोग मुझे नीची नजरों से देखते हैं। हम सीढ़ियों पर दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। पहला वाला बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो यहाँ सच में आ गया। दूसरा बोलता है, कहते हैं उसके पास सिर्फ एक ही नौकर है, और लगता है ये बात सच है। हम देखते हैं टिंकू जिया सोफे पर बैठता है। ओए मुंडू, क्या तू मुझे भूतिया बना रहा है? प्रिंस, हिसाब के मुताबिक हमें 500 गोल्ड कॉइन मिलने चाहिए, फिर भी हमें 100 गोल्ड कॉइन्स तक भी क्यों नहीं मिल रहे हैं?
महल की देख रेख पर होने वाला सारा खर्चा निकालने के बाद इतना ही गोल्ड बचता है। दूसरे किलो के नोबल्स भी आपकी किफायती नीति की मिसालें देते हैं। तू सच में मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो क्या इसी को तू महल की देखभाल कहता है? फर्श में दरारें पड़ी हुई हैं और उनमें घास उग गई है। बगीचा पूरी तरह झाड़ियों से भरा पड़ा है और पिछली पहाड़ी भी गिरने की कगार पर है। जिस भी एंगल से देखो ये महल का भूत बंगला ज्यादा लगता है, जिसको सुनकर मुंडू की फटने लगती है। पीछे से लोगों की खुसुर पुसुर की आवाज आने लगती है। इसने पैसे हवाले में खा लिए होंगे, टिंकू कहता है। तो तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो? मुंडू बोलता है, योर हाइनेस, आखिर कौन सा प्रिंस अपने खुद के हिसाब किताब संभालता है? मैं सोच ही रहा था कि तू इस टाइप का ही कुछ बहाना देगा मुझे। मुंडू पसीने में लथपथ होते हुए कहता है, मेंटेनेंस फंड का इस्तेमाल फाइनेंस डिपार्टमेंट की देख रेख में होता है। चाहे आप ऐसे ही जिद करते रहें, ये बजट संभालने की जगह है, पैसे मांगने की नहीं। अच्छा, मुझे ये पता ही नहीं था। चाहे यहाँ हो या धरती पर, हर जगह लोग जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डाल देते हैं। जिसको सुनकर मुंडू की और फटने लग जाती है। टिंकू जिया आगे बोलता है, मेरा यहाँ हो गया, चलो एमी। जिसपे मुंडू कहता है, क्या आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जा रहे हैं? मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ भी यही हाल होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ, वक्त खरीदने के लिए तुम फिर किसी और पर इल्जाम डाल दोगे। जाके उड़ा ले वो पैसे जो तूने हवाली करके कब्जाए हैं। ये बात सुनकर मुंडू का मुंह देखो एक बार। पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।